हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट का महामैराथन क्लास लाइब्रेरी साइंस का, जिसमें ये हमारा लेक्चर होने वाला है लेक्चर 88। तो हमने 87 तक लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। उसमें ऑलमोस्ट अब तक हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो हैं यूजीसी नेट के कवर किए हैं। लगभग 10-12 टॉपिक और बाकी है, जो कि वो हम आने वाले दिनों में कवर कर देंगे एक वीक में। तो उसके बाद जो है हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं पूरा लाइब्रेरी साइंस का, जो यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और अदर लाइब्रेरी साइंस एग्ज़ाम्स में। तो अगर आप DSSS लाइब्रेरियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, KVS लाइब्रेरियन का, NVS लाइब्रेरियन का, या फिर अदर स्टेट लाइब्रेरी सर्विसेज जैसे और फिर जैसे एम्स लाइब्रेरियन वगैरह का आता है, तो ये सब में आपको ये सब टॉपिक्स बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि ये सब एक तरह से बेस है जो हर एक लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम्स में पूछता है। आप केवल मतलब चाहेंगे कि क्वेश्चन लगा लें कुछ क्वेश्चंस और उससे मेरा हो जाए, तो वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ होते जा रहा है कि आपको डेप्थ में जानना पड़ेगा एटलीस्ट कि क्या है क्या, समझ गए। तो अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं या PhD में इनरोल्ड हैं, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड हैं तो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये चैनल हमारा एक ऐसा चैनल हो जिसमें हमारे जितने भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं एटलीस्ट हमसे जुड़े रहें। क्योंकि मैं इसमें जितने भी लाइब्रेरी साइंस के टॉपिक्स हैं मैं सारा लाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने खुद जब बैचलर्स मास्टर्स वगैरह किया था तो उस समय कोई अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता था लाइब्रेरी साइंस पे। तो आप इधर उधर मतलब फालतू का गेस गाइड वगैरह ये सब पे भटकते रहता है आदमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक स्टडीज इन LIS, मतलब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। तो इसमें मैट्रिक स्टडी मतलब क्या होता है, तो कोई भी चीज़ को आप जैसे नाप रहे हो मानो, या फिर काउंट कर रहे हो, तो उसको मैट्रिक स्टडी कहते हैं। तो देखो इसमें जैसे बिब्लियोमेट्रिक्स हो गया, इसको ये मतलब किसको कहते हैं, फिर साइंटोमेट्रिक्स हो गया, वेबोमेट्रिक्स हो गया और एल्टमेट्रिक्स हो गया। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब कितने बार एग्ज़ाम में आता है तो लोग इसको ऐसे ही जैसे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं या फिर गलत ऑप्शन में टिक लगा देते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज कंफर्म करते हैं। तो देखो इंट्रोडक्शन। मैट्रिक स्टडी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन्वॉल्व द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन एंड यूजेज। तो जैसा मैंने बताया कि कहीं पे भी आप काउंट करके डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं क्वांटिटेटिवली। एक होता है कि देखो कोई भी एनालिसिस होता है तो एक देखोगे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो समझ गया। तो क्वालिटेटिव में हो गया कि आपका कितना अच्छा है या ख़राब है कोई भी चीज़, और फिर उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है ये हमेशा नंबर्स को लेके होता है, कि कोई भी चीज़ है उसको नंबर्स के अनुसार कैसे डिफ़ाइन किया जाए। कि आप उसको देखो, अगर आप नंबर के अनुसार डिफ़ाइन करोगे तभी तो आप जैसे जज जो है कर पाओगे कि आप जो है एक तरह से बेटर कर रहे हो या फिर जो है एक तरह से पहले से आपका ख़राब आ रहा है। आपका मान लो कि आप जैसे YouTube पे ही वीडियोस बनाते हो, बहुत लोग आप लोगों में से कोशिश किया होगा, तो उसमें आप देखते होंगे कि एनालिटिक्स में जाते होंगे, तो आप जैसे देखते होंगे ना उसमें कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने बढ़े हैं, जैसे पहले वीक के कंपेयर्ड, फिर आपके जैसे व्यूज कितने ज़्यादा आ रहे हैं, इम्प्रेशंस कितने ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे कमेंट्स कितने आ रहे हैं, लाइक्स कितने आ रहे हैं। तो ये सब एक आपका एक जैसे तरीका हो गया ना, ये मतलब जज करने का कि आपका चैनल आगे की ओर बढ़ रहा है या फिर स्टैगनेंट हो चुका है, लोग इंटरेस्ट ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, है ना। तो ये सब जो है आपका जैसे एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आ जाता है। क्वांट मतलब नंबर्स, समझ गए। तो देखो मैट्रिक स्टडी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन्वॉल्व द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन एंड यूजेज। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन किसको कहते हैं, तो जैसे देखो कोई जैसे धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाते हो एक कमरे में, तो देखते हो कि जैसे धीरे धीरे जो उसका स्मोक जो है हर जगह जैसे फैल जाता है ना। तो वैसे ही तो उसको, तो वो जो आपका हुआ तो जैसे डिफ्यूजन हुआ, समझ गए, डिफ्यूजन।
तो उसी तरह जो है आपका नॉलेज से जो है लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में आपका जैसे इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन ये होगा कि आपका जो लाइब्रेरी है वो जो इंफॉर्मेशन है उसको रिक्वायर्ड यूजर्स या जिसको पैटर्न्स भी कहते हैं लाइब्रेरी के भाषा में, ये भी याद कर लो। तो पैटर्न्स जो रिक्वायर्ड हैं उन तक वो पहुंचा पा रहा है कि नहीं पहुंचा पा रहा है। अब इसको जब मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया है कि अब देखो इसमें हुआ कि रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड यूजर तक पहुंचना, कि आपको सारा इन्फॉर्मेशन सारे यूजर तक नहीं पहुंचाना है ना। क्योंकि जैसे मान लो कि जैसे यूजर्स का इंटरेस्ट है, जैसे 5 यूजर है मान लो एग्जांपल के लिए, तो ABCDE फर्स्ट यूजर का इंटरेस्ट है मान लो कि नीम सीड रिसर्च पे, सेकेंड यूजर का जो है आपका गांधीयन फिलॉसफी के रिसर्च पे है। सी जो है इसका भी मान लो कि जैसे रोड्स एंड हाईवेज पे है, रोड्स एंड हाईवेज। डी हो गया तो इसका जो है तो फॉरेस्ट्री रिसर्च में है, फॉरेस्ट्री रिसर्च में। ई हो गया इसका इंजीनियरिंग में। तो ये अलग अलग इनका जो है इंटरेस्ट है। और आपका लाइब्रेरी जैसे बहुत बड़ा है तो लाइब्रेरी में जितने भी नए डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो अब सारे का जो है आप इंफॉर्मेशन सारे को भेज देंगे, तो ये सब बहुत इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं हो जाएगा कि जो है एक तरह से जिसको जैसे नीम सीड रिसर्च में आपका इंटरेस्ट है उसको जो है एक तरह से मान लो जैसे एक तरह से 300-400 जो एक तरह से टॉपिक्स आ रहे हैं इंजीनियरिंग का, उसको टॉपिक आ रहा है रोड एंड कंस्ट्रक्शन का, तो फिर वो तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा, वो आदमी कभी भी जैसे समझ ही नहीं पाएगा, है ना। तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेशन में यही हो जाता है कि जो उनकी इंटरेस्ट के टॉपिक्स है, जिस मतलब टॉपिक्स को उन्होंने सेलेक्ट किया है कि हाँ मेरे को ये चीज़ का इंटरेस्ट का टॉपिक्स है, जिसका कोई भी बुक्स होता है, जर्नल्स होता है, ई बुक्स होता है, मैगजीन्स होता है, तो आप उन तक पहुंचा सकते हैं या इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ये लाइब्रेरी में आ गया है, आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे समझ गए होंगे कि इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेशन कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका आप एग्जांपल देखना चाहते हो तो जैसे आप खोल सकते हो गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर खोलोगे तो उसमें देखोगे कि जितने भी जैसे मतलब स्कॉलरली आर्टिकल्स वगैरह जो है तो पब्लिश हुए हैं, तो वो सब आर्टिकल्स जो है उसमें से आप अपना इंटरेस्ट बता दे सकते हो गूगल को कि जो है कुछ भी जैसे नए आर्टिकल्स आते हैं तो एक तरह से मेरे को आप जो भेजा करो ये इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो आपको गूगल जो है सो जैसे हर रोज़ 2-3 इस तरह से जो है इसी टाइप के इंटरेस्टिंग जो है आर्टिकल्स आपको भेजता रहेगा और उसी से रिलेटेड जिसका आपने सेलेक्ट किया है। तो ये आपको जो है इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो दीज स्टडीज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स ऑफ नॉलेज प्रोडक्शन, डिसिमिनेशन एंड कंजम्पशन। तो नॉलेज प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, वो नॉलेज पहुंच कैसे रहा है और कंज्यूम कैसे हो रहा है नॉलेज। तो देखो द प्राइमरी मैट्रिक स्टडीज इंक्लूड बिब्लियोमेट्रिक्स, साइनोमेट्रिक्स मतलब साइंटोमेट्रिक्स, वेबोमेट्रिक्स एंड एल्टमेट्रिक्स। तो देखो ईच ऑफ दीज हैज यूनिक फोकस एंड मेथोडोलॉजी। तो ये जो है हम अब डिटेल में पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चारों टर्म, तो आप बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो अब देखो एक और मैं बताऊंगा इम्पैक्ट फैक्टर और साइटेशन किसको कहते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर एंड साइटेशन। देखो आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हो, मान लो रिसर्च पेपर आपने लिखा, मान लो कि आप नीम सीड ऑयल पे ही लिखे, नीम सीड ऑयल पे रिसर्च पेपर। तो नीम सीड ऑयल से आप मान लो कि एक बायो पेस्टिसाइड आपने डिज़ाइन किया है। बायो पेस्टिसाइड पे आपने जो एक पेपर लिखा है कि इसमें कोई जो कंपाउंड होता है मान लो एजाडिरेक्टिन, वो उससे जो है हम यूज करके इमल्सन वगैरह बना के बायो पेस्टिसाइड बना सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसा आपने पेपर पब्लिश किया है, तो आप समझ सकते हैं कि बायो पेस्टिसाइड में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट आजकल जैसे मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग के कारण इंटरेस्ट जग रहा है ना।
तो आपने जैसे बायोपेस्टिसाइड पे लिखा, तो आप भी किसी किसी का जो एक तरह से रेफरेंस दिए होंगे, जैसे साइड किए होंगे कि जो है मैंने ये टॉपिक वहाँ से पढ़ा है, ये टॉपिक वहाँ से पढ़ा है, ये डेटा मैंने वहाँ से लिया। तो आप जो साइट किए ना, तो उसको मतलब साइटेशन जैसे कहते हैं कि वो मतलब साइटेशन हो गया। फिर आपका अगर जो एक पेपर है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, ठीक है। जैसे एक तरह से वही जो नीम सीड ऑयल में और जो एक बायोपेस्टिसाइड के सर्कल में बहुत पॉपुलर हो जाता है, तो उसको लोग जैसे पढ़ते हैं। अब उस मतलब आपके पेपर के अनुसार वो भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं आपके जैसे पेपर से जो है इंस्पिरेशन लेके, तो वो भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, तो आपके पेपर का भी तो वो रेफरेंस देंगे ना। तो उसे साइटेशन कहते हैं कि आपके पेपर को साइट किया गया है, या फिर आपने दूसरे पेपर का को साइट किया है कि हाँ मैंने उनसे ये चीज़ पूछा था। समझ गए, तो साइटेशन आपको आ गया होगा। तो वही अब जब ज़्यादा आपका साइटेशन होने लगता है, ज़्यादा आपका पॉपुलर होने लगता है, तो आपका जो इम्पैक्ट है वो बढ़ता है। तो वो जो इम्पैक्ट जो हुआ ना, उसी को कैलकुलेट करने के कुछ जो एल्गोरिदम्स और फार्मूलाज हैं, तो वो इम्पैक्ट फैक्टर कहलाते हैं। समझ गए। तो ये आपको बिब्लियोमेट्रिक्स जानने से पहले जानना जरूरी है। देखो, तो वही जो है आपका बिब्लियोमेट्रिक्स भी वही है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, जो ये सब जो है आपका काउंट कर पाता है। देखो डेफिनेशन देखो, बिब्लियोमेट्रिक्स इज द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ बुक्स। समझ गए, देखो बड़ा करता हूँ मैं। बिब्लियोमेट्रिक्स इज द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ बुक्स, आर्टिकल्स एंड अदर publications. It is used to measure the impact of publication, author और रिसर्च टॉपिक विद इन अ स्पेसिफिक फील्ड। आ गया समझ में कि आपका जो इम्पैक्ट हो रहा है किसी भी पब्लिकेशन का इम्पैक्ट, या फिर और मतलब एज एन ऑथर आपने इम्पैक्ट क्रिएट किया है, या रिसर्च टॉपिक जिस पे लिखा है, जैसे मैंने बताया था बायोपेस्टिसाइड, उस मतलब उस टॉपिक में आपका इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, तो वो जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है, मतलब किया जाता है बिब्लियोमेट्रिक्स द्वारा। तो मतलब बिब्लियोमेट्रिक्स ही है वो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का ही नाम है बिब्लियोमेट्रिक्स, जो बुक्स, आर्टिकल्स एंड अदर पब्लिकेशंस का किया जाए, जिससे आप इम्पैक्ट ऑफ पब्लिकेशन, ऑथर और रिसर्च टॉपिक के बारे में आप बता सकते हैं। समझ गए। तो यहाँ पे ये बहुत आपको सिंपली क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत डिटेल में अब एक्सप्लेन किया है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। अब देखो हिस्ट्री, द टर्म बिब्लियोमेट्रिक्स वाज जो है क्वाइंड बाय एलन प्रिटचार्ड इन 1969। तो बिब्लियोमेट्रिक्स जो है सो आपका एलन प्रिटचार्ड जो है 1969 में उनके द्वारा ये दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो भी। बिब्लियोमेट्रिक एलन प्रिटचार्ड 1969 में। अब एवरी वर्क इंक्लूड्स दोज बाय डेरेक जे सोला प्राइस वो स्टडी द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर। समझ गए। तो जब साइंटिफिक लिटरेचर थोड़ा बहुत आ रहा था तब तक तो आदमी मैनेज कर ले रहा था रिसर्च मैगजीन्स वगैरह में, लेकिन जब एक्सप्लोजन हो गया, पूरे वर्ल्ड में लिखने लगे, हर कोई पढ़ाई लिखाई करने लगा, रिसर्च बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, तब आपको एक मैट्रिक्स की ज़रूरत थी जो ये सब नाप सके। समझ गए। तो अर्ली वर्क्स जो है डेरेक जे सोला प्राइस जो है इनके द्वारा दिया गया था, जो आगे चल के जो है एलन प्रिटचार्ड जो थे 1969 में बिब्लियोमेट्रिक्स वो दिए, मतलब क्वाइन किए उन्होंने नाम को, कि इसको बिब्लियोमेट्रिक्स कह सकते हैं। और दो की कंसेप्ट तो साइटेशन एनालिसिस जो मैंने बताया था, एनालाइजिंग द फ्रीक्वेंसी पैटर्न एंड ग्राफ्स ऑफ साइटेशंस इन आर्टिकल्स एंड बुक्स। समझ गए। तो कोई भी आर्टिकल या बुक्स है तो उसमें आपका जो वही है, आपके जो भी जैसे यूज़ किए गए हैं तो वो सबका एनालिसिस किया जाता है। तो साइटेशन एनालिसिस का आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं कि एनालाइजिंग द फ्रीक्वेंसी पैटर्न्स एंड ग्राफ्स ऑफ साइटेशंस इन आर्टिकल्स एंड बुक्स। समझ गया कि फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, कि कितने बार जो है आपका जो है ये सब साइट किया गया है, कोई ग्राफ है, कोई पैटर्न है, ये सब जो है आपके मतलब आपके जैसे रिसर्च पेपर से रिलेटेड कितने बार जो है किसी ने लिखा है, फ्रीक्वेंसी, तो वो इम्पैक्ट फैक्टर हो जाता है। अब देखो सॉरी मैं वो जैसे साइटेशन जो है मतलब एनालिसिस कहते हैं कि आप जब फ्रीक्वेंसी उसका देखते हैं कि कौन चीज़ कितने बार लिखा गया है। अब देखो इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, अ मेजर रिफ्लेक्टिंग द ईयरली एवरेज नंबर ऑफ साइटेशंस टू रिसेंट आर्टिकल पब्लिश्ड इन अ पार्टिकुलर जर्नल। समझ गए। फिर से देखो मैं पढ़ देता हूँ, अ मेजर रिफ्लेक्टिंग द ईयरली एवरेज नंबर ऑफ
साइटेशन। देखो ये जो है आपको ये सब टर्म्स पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे ईयरली एवरेज नंबर ऑफ साइटेशन, कि आपका हर साल जो है एवरेज कितना नंबर ऑफ साइटेशंस हो रहा है टू रिसेंट आर्टिकल पब्लिश इन अ पार्टिकुलर जर्नल। तो किसी पार्टिकुलर जर्नल में आपने कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है तो हर साल का जो है आपका कितना साइट किया जा रहा है आपका आर्टिकल को, तो इस बारे में। अब देखो एच इंडेक्स क्या है, द एन इंडेक्स दैट अटेम्प्ट्स टू मेजर बोथ द प्रोडक्टिविटी एंड साइटेशन इम्पैक्ट ऑफ द पब्लिकेशंस ऑफ अ साइंटिस्ट और स्कॉलर। तो देखो तो ये वही है, तो प्रोडक्टिविटी और साइटेशन इम्पैक्ट जो हुआ ऑफ द पब्लिकेशन साइंटिस्ट या स्कॉलर जो भी पब्लिश किया है, तो उसको एच इंडेक्स कहते हैं। समझ गए? तो ये तीनों जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लेना। साइटेशन एनालिसिस, इम्पैक्ट फैक्टर। तो साइटेशन एनालिसिस में आप क्या पे ध्यान दोगे, फ्रीक्वेंसी पे कि कितने बार पब्लिश किया गया है। इम्पैक्ट फैक्टर पे क्या मतलब किस पे ध्यान दोगे, तो ईयरली एवरेज नंबर ऑफ पब्लिक जो साइटेशन, कि हर साल जो है ऑन एन एवरेज कितने बार जो है इसको साइट किया जा रहा है। एच इंडेक्स क्या हुआ, तो प्रोडक्टिविटी और साइटेशन इम्पैक्ट जो है ना वो क्या पड़ रहा है किसी भी, जैसे पब्लिशर का हो गया या फिर स्कॉलर का हो गया या फिर साइंटिस्ट का हो गया, तो उसको एच इंडेक्स कहते हैं। तो इतना तक आ गया होगा आपको समझ में। अब देखो इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स, तो और मैट्रिक्स इसमें देखते हैं, जैसे साइटेशन काउंट। साइटेशन काउंट हुआ, क्या हुआ, तो नंबर ऑफ टाइम्स अ पब्लिकेशन इज साइटेड। सिंपली देखो तो कि कोई जो है कि पब्लिकेशन है तो उसका कितने बार जो है साइट किया गया है, किसी और जर्नल में नाम लिया गया है ना। अब देखो जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर जो होता है JIF, जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर किसको कहते हैं, द कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ साइटेशंस इन अ ईयर टू आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन द प्रीवियस 2 ईयर्स बाय द नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दोस ईयर। समझ गए? फिर से देख लो, डिवाइडिंग द नंबर ऑफ साइटेशंस इन अ ईयर, आपके जितने भी नंबर ऑफ साइटेशंस आ रहे हैं एक साल में, है ना, किसी का भी, इन अ ईयर टू आर्टिकल्स पब्लिश इन द प्रीवियस 2 ईयर्स बाय द नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दोज ईयर। तो इसको जो है आप डिवाइड करते हैं, जो जैसे प्रीवियस 2 ईयर्स में कितने आर्टिकल्स आपके जो पब्लिश हुए हैं उस हिसाब से। समझ गए? तो ये सब आप बेसिक टर्मिनोलॉजी याद कर लीजिए, उतना डिटेल में आपको इम्पैक्ट फैक्टर, जो जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर है वो सब कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला जाएगा, आपको टर्मिनोलॉजी याद रखना है। और डेफिनेशन बेसिकली वो किस बारे में मुझे बात करता है कि आपको एग्जाम में है बस आप टिक लगा सकें या फिर किसी को जवाब दे सकें कि ये सब साइटेशन एनालिसिस से रिलेटेड है। फिर से पढ़ते हूँ, तो वो कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग द नंबर ऑफ साइटेशंस इन अ ईयर टू आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन द previous 2 years by the number of articles published in those year। समझ गए? तो ये सब याद कर लेना। अब एच इंडेक्स जो मैंने बताया था, ये जो था जो है एक तरह से बोथ द प्रोडक्टिविटी और साइटेशन इम्पैक्ट जो है उसको कैलकुलेट करता है। तो एच इंडेक्स देखो, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पेपर्स विथ साइटेशन नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू एच। तो ये जो है आपका एच इंडेक्स निकाल लिया जाता है और उसके बाद जो है हाँ देखा जाएगा कि आपका जो है जो एच से ज़्यादा साइटेशन जो है कौन कौन पेपर का आपका मतलब आया है। समझ गए? तो एप्लीकेशन, तो इवेलुएटिंग रिसर्च परफॉर्मेंस, तो ये तो समझ ही गए। आइडेंटिफाइंग इन्फ्लुएंशियल रिसर्च एंड रिसर्चर्स, तो इससे जो है जिसका बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से जैसे में साइटेशन हो रहा है तो आप जान सकते हो कि वो आपका रिसर्चर जो है बहुत पॉपुलर है और बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को जो है एक तरह प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या फिर बहुत जगह हायर किया जाता है, सेमिनार्स में बुलाया जाता है गेस्ट लेक्चर के तौर पे, या फिर ये सब। समझ गए? अब देखो कलेक्शन डेवलपमेंट इन लाइब्रेरी, तो इससे कलेक्शन डेवलपमेंट भी बढ़ता है जो एक तो लाइब्रेरी में कि जो जो ज़्यादा साइटेड पेपर है वो सबको आपको रखा जाता है लाइब्रेरी में। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेट, तो 1969 में मैंने बताया एलन प्रिचार्ड जो था इंट्रोड्यूसर टर्न बिब्लियोमेट्रिक्स। 1972 में यूजीन गारफील्ड डेवलप द इम्पैक्ट फैक्टर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एलन प्रिचार्ड 1969, बिब्लियोमेट्रिक्स 1972, बहुत जगह ई गारफील्ड भी आपको लिखा हुआ मिलेगा तो आप कंफ्यूज मत होना। तो ई गारफील्ड डेवलप्ड द इम्पैक्ट फैक्टर। समझ गए? अब देखो साइंटोमेट्रिक्स,
देखो, तो जैसे बिब्लियोमेट्रिक्स था, तो बिब्लियोमेट्रिक जैसे सुन के आपको लगा होगा कि वो एक तरह से बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड है, तो वैसे ही साइंटोमेट्रिक्स जो है, साइंटोमेट्रिक्स आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं कि ये साइंस और प्लस मैट्रिक्स, तो वो साइंटोमेट्रिक्स इस तरह से बना है ना। तो इसमें क्या रहता होगा, आप अगर कॉमन सेंस से बताएं तो आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन वगैरह जो भी हो रहा है उसका जो है आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो हो गया कि कितना ज़्यादा वो पॉपुलर हो रहा है, इसी से रिलेटेड होगा, है ना। तो देखो डेफिनेशन देखते हैं। साइंटोमेट्रिक्स इज द स्टडी ऑफ मेजरिंग एंड एनालाइजिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ये सब होता है, तो ये सबको मेजर करने का तो कोई द टेक्निक नहीं जो बना है कि आप कैसे जो एकदम मेजर करोगे कोई साइंस कितना अच्छा है, कितना जो है जैसे कॉमन है ना। तो उसके लिए साइंटोमेट्रिक्स लाया गया। देखो, इट फोकसेज ऑन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस एज ए डिसिप्लिन। तो साइंस एज ए डिसिप्लिन का हम लोग तो हमेशा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ही देखते हैं ना, कि हाँ देखो जैसे रॉकेट टेक्नोलॉजी बन गया, या फिर आप जो यूज कर रहे हो जो मतलब डेली आइटम्स जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, तो देखो मतलब जैसे साइंस के कारण कितना अच्छा हुआ, तो ये सब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आप डिस्क्राइब करते हो। लेकिन उसको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट कैसे जो डिफाइन करोगे, तो वो आपका साइंटोमेट्रिक्स हो जाता है। ये क्वांटिटिवली आप काउंट कर सकते हो या फिर कोई एक मेजर कर सकते हो। अब देखो, हिस्ट्री द टर्म वाज क्वाइंड बाय वासिली नालिमो एंड जे.एम. मोलचेंको इन 1969। समझ गया। की कंसेप्ट देखो, ग्रोथ ऑफ साइंस, एनालिसिस ऑफ द ग्रोथ पैटर्न्स ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन, रिसर्च कोलैबोरेशन, स्टडी ऑफ को ऑथरशिप एंड कोलैबोरेटिव रिसर्च, साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी, मेजरमेंट ऑफ रिसर्च आउटपुट। समझ गया। अब देखो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, तो पब्लिकेशन काउंट। पब्लिकेशन काउंट किसको कहते हैं, तो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस बाय एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। तो एज एन इंडिविजुअल भी आप बता सकते हैं कि मेरा पब्लिकेशन काउंट जो है, मान लो कि जैसे 35 है, तो आपने जो है 35 अभी तक जो है पब्लिश किया है आपने, मतलब स्कॉलरली कोई भी इनपुट हो सकता है, आर्टिकल्स हो गया, जर्नल्स में कुछ भी इस टाइप का, तो 35, तो ये सब आपका पब्लिकेशन काउंट हो गया। तो आपका एज एन इंडिविजुअल भी हो सकता है ऑथर लेवल पे, और एज एन इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है कि मान लो जैसे आईआईटी दिल्ली हुआ, तो आईआईटी दिल्ली ने अभी तक कितने सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं, तो ये सबसे आपका इंस्टीट्यूशन का जो है रैंकिंग वगैरह इफेक्ट पड़ता है कि वो रिसर्च में जो है कितना एफ्लुएंट है और कितना आगे है। समझ गया। अब देखो साइटेशन पर पब्लिकेशन, तो इसको कहते हैं एवरेज नंबर ऑफ साइटेशन रिसीव्ड पर पब्लिकेशन। तो पर पब्लिकेशन जो है नंबर ऑफ साइटेशंस आपका एवरेज कितना हुआ है वो समझ गए होंगे। जितना आप पब्लिश किए हैं टोटल जिसका साइटेशन हुए हैं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो एवरेज जो है तो साइटेशन पर पब्लिकेशन निकल जाएगा आपको। अब देखो कोलैबोरेशन इंडेक्स, तो मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ कोलैबोरेटिव रिसर्च। कोलैबोरेटिव रिसर्च किसको कहते हैं कि मान लो कि अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो इसमें जैसे एफआरआई का अगर आपने नाम सुना होगा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका देहरादून में है। तो आप अगर जाओगे, बहुत पूरा जब महल टाइप बना हुआ है, अंग्रेज का बनाया हुआ है, तो इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि अब देखो जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो है कितने सारे डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट के, जैसे केमिस्ट्री एंड बायोप्रोस्पेक्टिंग डिवीजन के नाम से होगा, बोटनी डिवीजन होगा, जेनेटिक्स होगा, है ना, प्लांट पैथोलॉजी होगा, फिर ऐसे मतलब ढेर सारे डिपार्टमेंट है, जैसे सीड डिवीजन हो गया होगा, फिर जैसे एक पेपर एंड पल्प डिपार्टमेंट होगा, है ना। तो ये सबसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, मतलब इंसेक्टोलॉजी वाला जो हो गया, जैसे इंटोमोलॉजी वाला डिपार्टमेंट, तो इस तरह से सारे डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर कोई रिसर्च होता है तो हो सकता है कि वो रिसर्च जो है 4-5 डिपार्टमेंट मिल के करे, है ना, क्योंकि एक ही तो सीधे मतलब जेनेटिक्स वाले ही तो पूरा किसी मतलब प्लांट पे नहीं रिसर्च कर सकते हैं। वो हो सकता है कि जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट तो कोलैबोरेट करे, बॉटनी डिपार्टमेंट से कोलैबोरेट करे, समझ गए। तो वो आपका जो है एक्सटेंट ऑफ कोलैबोरेटिव रिसर्च होता है कि इसमें कितने ज़्यादा लोग जो हैं आपका मिल के जो है आपका उस मतलब रिसर्च कर रहे हैं, अच्छे से रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें डाइवर्सिफाई हो रहा है आपके टॉपिक्स, समझ गए।
अब इसमें कोलैबोरेटिव रिसर्च में जो है आपका कोलैबोरेशन जो है सो इंस्टीट्यूशंस के बीच में भी हो सकता है, कंट्रीज के भी बीच में होता है देखोगे तो। जैसे आप मान लो कि फ्रांस के साथ जो है हमारा जो कावेरी इंजन जो है आप मिल के बनाना चाहते हैं, तो वो क्या हो गया। या फिर ब्रह्मोस का देखो, ब्रह्मोस जो है तो ब्रह्मोस क्या है, तो वो रसिया और इंडिया का कोलैबोरेटिव रिसर्च है। समझ गए, ये सब आ गया होगा समझ में। अब देखो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हुआ, तो पॉलिसी मेकिंग इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इस आधार पे जो है आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है पॉलिसीज बना सकते हैं। रिसर्च फंडिंग एलोकेशंस, एकेडमिक प्रमोशंस एंड टेनियर डिसीजंस, समझ गए। तो ये सब जो है आपका एकेडमिक प्रमोशंस एंड टेनियर डिसीजंस मतलब क्या होगा कि आप अगर देख रहे हो कि आपके यहाँ से कोई प्रोफेसर या फिर रिसर्चर हैं तो उनका बहुत ज़्यादा जैसे साइटेशन हो रहा है, कोलैबोरेशन रिसर्च में उनका नाम हो रहा है, फिर आपका जैसे एक तो पब्लिकेशंस वो सबसे ज़्यादा पब्लिश किए हैं पिछले 3-4 साल में, तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, तो उनको जो है आप प्रोमोट कर सकते हो, है ना। अब देखो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेट्स, तो 1969 में वैसली नेलिमो एंड जे.एम. मूलचैंको इंट्रोड्यूस द टर्म साइंटोमेट्रिक्स। 1978 में द जर्नल साइंटोमेट्रिक्स इज एस्टैब्लिश्ड बाय टिबोर ब्राउन, तो ये साइंटोमेट्रिक्स के नाम से जो है आपका जर्नल टिबोर ब्राउन ने स्टार्ट भी किया। समझ गए कब, 1978, तो ये आप याद कर लेना। साइंटोमेट्रिक्स जो है वैसिली नेलिमो और जे.एम. मूलचेंको द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1978 में। जर्नल जो है साइंटोमेट्रिक्स जो है टिबोर ब्राउन द्वारा शुरू किया गया था। समझ गए, तो आपका साइंटोमेट्रिक्स समझ में आ गया और आपका बिब्लियोमेट्रिक्स लगभग समझ में आ गया। अब देखो वेबोमेट्रिक्स। अब देखो वेबोमेट्रिक्स, तो जैसे मैंने उसको तोड़ा था जैसे क्या था आपका साइंटोमेट्रिक्स, तो तोड़ा था ना साइंस प्लस मैट्रिक्स, साइंस से रिलेटेड जो आप काउंट करोगे तो वो आपका साइंटोमेट्रिक्स आएगा। वेबोमेट्रिक्स तो सुन के ही जैसा लगता है कि वेब प्लस मैट्रिक्स, तो कोई भी वेबसाइट हो गया आपका, कोई भी ऑनलाइन आर्टिकल हो गया, तो उस चीज़ का आप जब मैट्रिक्स काउंट करना शुरू करेंगे तो आपको वेबोमेट्रिक्स हो जाएगा। समझ गए, तो ये आपको टिक लगा सकते हैं और बेसिक आपको एक इतना तोड़ने से ही समझ में आ गया होगा। तो चलो आप आगे देखते हैं। हाँ, एक और चीज़, वेबोमेट्रिक्स को ही है साइबर मैट्रिक्स भी कहते हैं, कि साइबर भी देखो वही चीज़ है। साइबर मतलब एक तरह से इंटरनेट से ही रिलेटेड है ना। और जो एक मैट्रिक्स हुआ काउंट, तो इंटरनेट पे जो आपका काउंट हो रहा है कोई भी चीज़, तो आपको वेबोमेट्रिक्स हो गया। समझ गए, देखो डेफिनेशन देखो, वेबोमेट्रिक्स ऑल्सो नोन एज साइबर मैट्रिक्स is the quantitative analysis of web related phenomena including the structure and usage of the web। समझ गए, स्ट्रक्चर एंड यूजेज जो वेब का है उस पे वो आपको जो एक तो वेबोमेट्रिक्स से पता चलेगा। फिर से देखो, वेबोमेट्रिक्स ऑल्सो नोन एज साइबर मैट्रिक्स इज द क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटेटिव मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हो, एनालिसिस ऑफ वेब रिलेटेड फेनोमेना। समझ गए, वेब रिलेटेड कोई फेनोमेना जो है, तो इसमें भी जैसे एक तरह से वेब इम्पैक्ट फैक्टर आता है, हाइपर लिंक एनालिसिस, वेब यूजर माइनिंग, तो ये सब जो हो गया आपका जैसे वेब इम्पैक्ट फैक्टर हो गया कि कोई आपका जो जैसे जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर होता है वैसे ही वेब इम्पैक्ट फैक्टर होता है कि आपका कोई जैसे वेबसाइट है तो वो कितना पॉपुलर है। तो मान लो जैसे गूगल है, देख तो वो हर दूसरा आदमी जैसे गूगल यूज करता है, वैसे ही एक टाइम में याहू जो है सबसे ऊपर हुआ करता था, याहू फाइनेंस वगैरह, तो याहू से रिलेटेड बहुत ज़्यादा थे। तो वो धीरे धीरे उसका यूजेज जो है सो घट गया। तो वो क्या हुआ कि वेब इम्पैक्ट फैक्टर जो याहू का था, वो मतलब इंटरनेट पे जो इम्पैक्ट फैलाता था वो एक वेबसाइट, वो आपका डिक्रीज हो गया। गूगल का जो है इंक्रीज हो गया। जैसे ओपन एआई का देखोगे तो ओपन एआई को कितना कम लोग पहले जानते थे, और एकाएक जब से चैट जीपीटी जब लॉन्च हुआ अब सब लोग ओपन एआई को जानते हैं और इंटरनेट पे यूज भी कर रहे हैं, है ना। तो वैसे ही आप कोई मान लो कि हाइपर लिंक डालते हो। हाइपर लिंक पता है, जैसे आप देखे होंगे कि कितने सारे वेबसाइट में लिखा रहता है कि टू नो मोर अबाउट, मान लो जैसे वेबोमेट्रिक्स क्लिक हियर, तो क्लिक हियर लिखा रहेगा, तो क्लिक हियर आप मान लो जैसे हाईलाइटेड है ब्लू कलर का, अब उस पर क्लिक करोगे तो आप दूसरे लिंक पे चले जाओगे, तो वो आपका लिंक
जो है कितना पॉपुलर है, कितना काम कर रहा है, ये सब हाइपरलिंक एनालिसिस हो सकता है। वेब यूजेज माइनिंग, तो आपका यूजेज माइनिंग क्या होगा कि आप देखोगे कि अगर आप वीडियोज बनाते होंगे अगर यूट्यूब पे या कहीं पे तो आप देखते होंगे कि उस वीडियो को जो है आपका कहाँ कहाँ से देखा जा रहा है, उसका आप एनालिसिस कर सकते हैं। कितने जो है एज ग्रुप के लोग देख सकते हैं, वीमेन देख रही हैं कि मेन नहीं देख रहे हैं, तो ये सब टाइप का जो एनालिसिस हो जाता है आपका वेब यूजेज माइनिंग के अंदर आ जाता है। तो हाँ, तो देखो, तो इसका वेबोमेट्रिक्स आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। देखते हैं हिस्ट्री। द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एल्मिंड एंड इंगवेर्सन इन 1997। ये आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि इंटरनेट जो है वो आपका पूरा वर्ल्ड वाइड जो है बहुत लेट से, मतलब 1990 से मतलब 2000 के बीच में जो है धीरे धीरे फैला है। और इंडिया में तो देखो तो 2010 के बाद ही बहुत ज़्यादा है, जो एक तरह से बर्स्ट जो कहा जाता है वो हुआ है इंटरनेट में। तो वही आप समझ सकते हैं कि, तो इससे आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि वो 2000 के आसपास होगा। देखो मैं ये सब इसलिए भी बताता हूँ क्योंकि आप एग्ज़ाम में टिक लगा सको और स्कोर अच्छा कर सको। क्योंकि देखो अगर जो है एग्ज़ाम में आपको 4 ऑप्शन देते हैं कि मान लीजिए 1960s का एक ऑप्शन है, 1980s का एक ऑप्शन है, एक 19 मान लो 50s का ऑप्शन है, एक 1997 दिया हुआ है। तो आप कॉमन सेंस ऐसे लगा सकते हो ना कि अच्छा वेबोमेट्रिक्स है तो ये वेबसाइट तो 1960s 50s 80s में उस लेवल का नहीं, उतना पॉपुलर हुआ था कि हम उसको काउंट करने की ज़रूरत हो, है ना। तो इसलिए आप समझ सकते हैं। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सीखो एग्जाम में कि कौन कौन ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो आपका प्रोबेबिलिटी जो होता है क्वेश्चन सही करने का वो बढ़ जाता है। समझ गए। द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एल्मिंड एंड इंगवेर्सन इन 1997 में वेबोमेट्रिक शुरू हुआ था। की कंसेप्ट देखो तो वेब इम्पैक्ट फैक्टर, तो जैसे मैंने वहाँ इम्पैक्ट फैक्टर बताया था जो आपका रिसर्च पेपर का, वैसे ही वेब का भी होता है, कोई वेबसाइट का वो कितना इम्पैक्ट डाल पा रहा है। देखो सिमिलर टू द जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर बट अप्लाइड टू वेबसाइट्स। समझ गए। तो वो हाइपरलिंक एनालिसिस, द स्टडी ऑफ लिंक्स बिटवीन वेब पेजेस टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब। तो जैसे मैंने बताया कि क्लिक हियर वाला ऑप्शन जो दिया रहता है तो उस पर आप क्लिक करोगे तो नया पेज पे चले जाओगे। तो क्या मीनिंग हुआ कि दोनों पेज को आपने कनेक्ट किया हुआ है ना, थ्रू हाइपरलिंक। तो वही है, हाइपरलिंक एनालिसिस भी होता है, स्टडी ऑफ लिंक्स बिटवीन वेब पेजेस टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ वेब। स्ट्रक्चर ऑफ वेब क्या हुआ, तो यही है स्ट्रक्चर ऑफ वेब आपका कि जो एक तरह से कनेक्टेड पेजेज होते हैं ना कि यहाँ से वहाँ कनेक्ट हुआ वगैरह वगैरह, तो उस हिसाब से ही आपका जो गूगल जो है आपका ये सब को हायरार्की वगैरह में भी कहते हैं कि वो सब हायरार्की वगैरह देख के आपका कुछ भी सर्च करते हो तो नंबरिंग वगैरह जो होता है यही सब एनालिसिस पे दिया जाता है। वेब यूजेज माइनिंग जो मैंने बताया कि आपके जो यूजर्स हैं जो वेबसाइट पे पढ़ रहे हैं, आर्टिकल कुछ देख रहे हैं, उसका एनालिसिस करोगे। तो एनालिसिस ऑफ वेब यूजेज पैटर्न जो हो गए वो वेब यूजेज माइनिंग में आ गया। अब देखो इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स देखो, तो वेब इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लिंक्स टू द नंबर ऑफ वेब पेजेस। समझ गए। वेब इम्पैक्ट फैक्टर याद कर सकते हो, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लिंक्स टू द नंबर ऑफ वेब पेजेस। तो अब देखो पेज रैंक एल्गोरिदम यूज, देखो आप कोई भी चीज़ गूगल पे सर्च करते हो तो उसमें देखते हो कि जैसे फर्स्ट पेज पे जो है आपका कुछ आता है, जैसे कि सर्च रिजल्ट देखोगे गूगल का, तो सर्च रिजल्ट तो फर्स्ट पेज पे जैसे एक तरह से फर्स्ट लिंक कुछ आएगा, सेकंड लिंक आएगा, थर्ड लिंक आएगा, और यहाँ पे रहता है फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फाइव पेज, ये लास्ट तक जितना जाता है। तो ये आपका गूगल जो है आपके इंटरेस्ट और जो आपका जैसे एक तो वेब पेज जो है मतलब ट्रेंडिंग में है,
तो उसके आधार पे जो है आपको डेटा शो करता है ना, रैंकिंग मतलब शो करता है उसी अनुसार ना, कि आप कि उसे लगता है कि आपके लिए ये जो लिंक है फर्स्ट वाला वो सबसे ज़्यादा कामगार होगा, सेकेंड वाला जो है वो उससे कम इम्पोर्टेंस वाला होगा, मतलब जो आप सर्च करना चाहते हैं और इंटरनेट पे जो पॉपुलर है। वैसे ही जो है मतलब फर्स्ट पेज में जो नहीं इम्पोर्टेंट है उसको सेकेंड पेज में डाला, उससे भी कम इम्पोर्टेंट है तो उसको थर्ड पेज में डालता है। तो ये आपका रैंकिंग होता है, पेज रैंक। देखो, एल्गोरिदम यूज बाय गूगल सर्च टू रैंक वेब पेजेज इन देयर सर्च इंजन रिजल्ट। समझ गए? तो ये आपका पेज रैंक हो गया। तो वेब इम्पैक्ट फैक्टर आप समझ गए, पेज रैंक समझ गए। वेब इम्पैक्ट फैक्टर का आपको मन हो तो डेफिनेशन याद भी कर ले सकते हो कि आपका जो रेशियो है नंबर ऑफ लिंक टू नंबर ऑफ वेब पेजेस। देखो, नंबर ऑफ लिंक बाई नंबर ऑफ वेब पेजेस, समझ गए? नोल भाई नाउ ऐसे याद कर लो, आप टिक लगा लोगे। देखो, एप्लीकेशन इवेलुएटिंग द विजिबिलिटी ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऑन द वेब। तो इससे जो है आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का विजिबिलिटी जो है आपका इंटरनेट पे बढ़ता है। और देखो, एनालाइजिंग द वेब प्रेजेंस ऑफ रिसर्च आउटपुट। तो आपके रिसर्च आउटपुट्स जो कुछ भी आए हैं तो उसका इंटरनेट पे क्या प्रेजेंस है, ये सब आपका इससे पता चलता है। समझ गया? अब इम्प्रूविंग जो वेब सर्च एल्गोरिदम, तो वेब सर्च एल्गोरिदम्स जो है इससे आपका इम्प्रूव हो सकता है। तो उस मतलब कैसे इम्प्रूव होगा, तो जिस आप कोई जो पेज हो गया मतलब इंटरनेट पेज और वेबसाइट हो गया तो उसको बहुत ज़्यादा लोग ओपन कर रहे हैं, उसका कोई ख़ास टॉपिक हो गया उसको ज़्यादा लोग ओपन कर रहे हैं, या कोई पेज है उसको ज़्यादा लोग ओपन कर रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो है जो जैसे वेबसाइट का जो सर्च है उसको और बेटर बनाओगे आप। समझ रहे हैं ना? जो आपके जो एक तरह से गूगल हुआ तो आपके वेबसाइट का या वो कंटेंट जो पेज है उसको अच्छा रैंकिंग देगा सर्च रिजल्ट्स में। अब देखो, इम्प्रूविंग वेब सर्च एल्गोरिदम, समझ गए? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेट्स देखो तो 1997 में एल्मिंड एंड इंगवर्सन इंट्रोड्यूस द टर्म वेबोमेट्रिक्स। 1998 में गूगल इंट्रोड्यूसेस द पेज रैंक एल्गोरिदम, जो पेज रैंक के बारे में मैंने बताया आपको। अब देखो, ये हमारा लास्ट टॉपिक है एल्ट मैट्रिक्स। तो एल्ट मैट्रिक्स क्या है, तो देखो, तो एल्ट मैट्रिक्स जो है आपका, इसका डेफिनेशन देखते हैं। एल्ट मैट्रिक्स इज द स्टडी एंड यूज ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मैट्रिक्स बेस्ड ऑन द वेब टू एनालाइज। देखो, ऐसे सिंपली देखो तो जैसे हम उसको तोड़ रहे थे, तो एल्ट प्लस मैट्रिक्स, एल्ट क्या हुआ, तो अल्टरनेटिव प्लस मैट्रिक्स। तो आप ट्रेडिशनल मैट्रिक्स तो मैंने जैसे बता दिया कि जिससे काउंट होता है, तो उसके जो अल्टरनेटिव जो है ना, जो आपको हेल्प करते हैं काउंट करने में, उसको अल्ट मैट्रिक्स कहते हैं। देख लो, फिर से हम दिखाता हूँ का डेफिनेशन पर हो। एल्ट मैट्रिक्स इज द स्टडी एंड यूज ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मैट्रिक्स, जो ट्रेडिशनली नहीं यूज हो रहे हैं, बेस्ड ऑन द वेब, जो इंटरनेट के आधार पे, टू एनालाइज एंड मेजर द इम्पैक्ट ऑफ स्कॉलरली आर्टिकल्स एंड रिसर्च आउटपुट। समझ गए? तो अल्टरनेटिव जो मैट्रिक्स यूज हो रहे हैं उसको अल्ट मैट्रिक्स कहते हैं। देखो हिस्ट्री, द टर्म अल्ट मैट्रिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जैसन प्रियम इन 2010। तो देखो, ये कॉमन सेंस से भी आप बता सकते हो कि जैसे वेब मैट्रिक्स जो होता था वो आपका जब 2000 के आसपास आया होगा। अब अल्ट मैट्रिक्स जो है सो अल्टरनेटिव दिया गया ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो सबके बाद आया होगा, तो 2010 के आसपास। तो ये मैं ऐसे मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको एक तरह से दिमाग में स्टोरी जैसा याद हो जाए। अब देखो, की कंसेप्ट देखो तो किसका, जैसन प्रियम जो थे वो 2010 में के द्वारा दिया गया था। की कंसेप्ट, सोशल मीडिया मेंशन एनालिसिस ऑफ हाउ ओपन रिसर्च इज मेंशन्ड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मान लो ट्विटर हो गया, जिसको अब एक्स भी कहते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, तो ये सब पे भी तो कोई रिसर्च अगर होता है, बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च हो गया। जैसे मान लो चैट जीपीटी जब लॉन्च हुआ था, चैट जीपीटी जब लॉन्च हुआ था तो कितना पॉपुलर हो गया था, हर जगह सोशल मीडिया पे चैट जीपीटी का ही बात हो रहा था। तो वो भी तो एक मैट्रिक्स होना चाहिए ना, कि आप सोशल मीडिया पे कितना ज़्यादा वायरल हो रखे थे, है ना? तो ये सब देख लो, तो एक तो सोशल मीडिया मेंशंस को एक मान सकते हैं,
तो एनालिसिस ऑफ हाउ ऑफन रिसर्च इज mentioned on social media platform, downloads and views, counting the number of times a research paper is downloaded और viewed। तो ये सब जो है आपका मैट्रिक्स जो है सो ऑफिशियली नहीं यूज होता है, तो इसीलिए आपको अल्ट मैट्रिक्स में कह देते हैं कि ये सब भी जो है एक जो फैक्टर है। अब देखो ऑनलाइन रिसर्च मैनेजर्स यूजेज स्टैटिस्टिक फ्रॉम टूल्स लाइक मेंडली एंड जोटेरो, तो ये सबसे जो है आपका रिसर्च का स्टैटिस्टिक्स मिलता है। तो ये अल्टरनेटिव हुआ अल्ट मैट्रिक्स, समझ में आ गया होगा। तो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स इसमें क्या क्या है, तो अल्ट मैट्रिक स्कोर, अ स्कोर दैट रिफ्लेक्ट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अटेंशन एंड आर्टिकल रिसीव्स फ्रॉम वेरियस ऑनलाइन सोर्सेज। समझ गए, तो ऑनलाइन सोर्सेज जो है अलग अलग और क्या क्या आपका जो है जैसे मतलब क्वांटिटी और जैसे क्वालिटी अटेंशन, मतलब समझ गए ना, लोग कितना चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये सब और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो अल्टरनेटिवली जो गया, जैसे डाउनलोड हो गया कितने लोग, ये सब। तो सोशल मीडिया मेंशंस, द काउंट द मेंशंस इन ट्वीट्स, फेसबुक पोस्ट एंड अदर सोशल मीडिया, समझ गए। यूजेज स्टैटिस्टिक्स नंबर ऑफ डाउनलोड्स एंड व्यूज जो हुए हैं, समझ गए। अब तो कोई इसका भी अल्ट मैट्रिक्स का एप्लीकेशन तो वही है, कम्प्लीमेंटिंग ट्रेडिशनल मैट्रिक्स लाइक साइटेशंस। अगर मान लो कि किसी कोई रिसर्च पेपर में साइट नहीं किया है किसी को, लेकिन उसका वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है सोशल मीडिया पे, उसका जो टेक्नोलॉजी है वो यूज किया जा रहा है, तो वो भी तो एक उसे भी तो काउंट किया जाना चाहिए ना। तो वही है, तो इसलिए जो ये कम्प्लीमेंट करता है मानो तो आपका साइटेशंस को। तो कम्प्लीमेंटिंग ट्रेडिशनल मैट्रिक्स लाइक साइटेशन प्रोवाइडिंग अ मोर इमीडिएट मेजर ऑफ रिसर्च इम्पैक्ट, समझ गया। ट्रैकिंग द ब्रोडर इम्पैक्ट ऑफ रिसर्च इन सोसाइटी, तो देखो रिसर्च तो वही इम्पोर्टेंट है ना जो सोसाइटी में कुछ चेंज भी ला सके। तो ऐसा जो है इम्पैक्ट इसका बहुत, अगर मान लो कि आप कोई घर बनाया हो, घर बनाया हो मान लो, और ये घर ऐसा बनाया हो कि आप विंटर में भी जो है, विंटर में जब मतलब मान लो 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल जा रहा है, तो भी इसका जो है 20 डिग्री सेल्सियस जो है आपका अंदर का टेम्परेचर रहता है, समझ गए। तो ऐसा डिज़ाइन तो किया जा सकता है कुछ, अगर आपने डिज़ाइन किया है मान लो, तो आपका मान लो कि इसका साइटेशन उतना नहीं हुआ है, पॉपुलराइज नहीं हुआ है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे इसी का चर्चा हो रहा है, तो वो भी तो इम्पॉर्टेंट है, उसको भी तो काउंट करना ज़रूरी है और मतलब एक तरह से देखना ज़रूरी है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेट्स देखो तो 2010 में जो है जेसन प्रेम introduces the term altmetrics। 2011 में altmetrics.com is founded to track and analyze the online activity around scholarly literature, समझ गए। तो स्कॉलरली कोई जो आपका लिटरेचर होता है उसके अराउंड सोशल मीडिया पे कितना हुआ होता है कि लोग कितना बातचीत करते हैं, तो वो सब के लिए altmetrics 2011 में altmetrics.com लाया गया था। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें जो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये सब लेक्चर्स जो है और हमारे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो देखो कोई भी चीज़ जब पॉपुलर होता रहता है तो आपको मेहनत करने में भी मज़ा आता है जब लोग इंटरेस्ट लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, तो चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।